हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाए जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों लाए जाने चाहिए और किस तरीके के रिफॉर्म्स लाए जाने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, क्योंकि हम इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो एक मोटिवेटिंग भी लगता है उसी के बारे में पढ़ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। तो सारे के सारे अपने पॉइंट्स, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, उन सभी को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल very much be helpful for you in the near future. तो गाइस सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्जामिनेशंस की प्रॉपर तरीके से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, दैट इज़ मोर देन इनफ। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस बैच में जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। संस्थागत गुणवत्ता आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों का सुझाव दें। सो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने आपको बताया GS2 गवर्नेंस सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो इसमें क्या बोला गया है कि जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम अपनी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस किस तरीके से है, कितना अच्छे से काम कर रही है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रदर्शन कैसा है, तो वो किससे पता चलती है या वो किससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी हमारी इकोनॉमी की, जब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस से इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी के साथ अपना वो काम करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। जैसे कि आज के टाइम पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें दिख रही हैं हमें, माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है।
ठीक है। करप्शन कहते हैं ना कि एक दीमक की तरह सिस्टम में घुस चुका है, चिपक चुका है, दीमक की तरह वो खा रहा है उसको अंदर से। तो जब वो करप्शन क्या है, वो दीमक की तरह उसको खा रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी पूरी क्वालिटी के साथ नहीं काम कर रहे हैं। तो जब वो पूरी क्वालिटी के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला है कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, कि जैसा वो काम कर रहे हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के लिए एक ज़रूरी, एक क्रूशियल, महत्वपूर्ण ड्राइवर है, चालक है। तो उस इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या बताना है कि जो सिविल सर्विसेज हमें देखने को मिलती है तो उसमें क्या सुधार लाए जाने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अच्छा बनाया जा सके, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। राइट। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए, हमें उनकी बात करनी है। राइट। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। The civil services have always been the backbone of governance in the country since independence. क्या है, सिविल सर्विसेज हमेशा जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, तो उसकी एक, वो कहते हैं ना, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की तरह है हमारी कंट्री के शासन के लिए। शासन की एक रीढ़ की हड्डी की तरह है वो, बिल्कुल इंडिपेंडेंस से, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है तभी से। इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि बिना रीढ़ की हड्डी के, बिना बैकबोन के आप काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है। प्रॉपर तरीके से सब कुछ स्मूथ नहीं चल सकता। तो वो बहुत ही ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। दे हैव हेल्प्ड इन द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर वेन एवर द गवर्नमेंट चेंज्ड आफ्टर इलेक्शंस। अब क्या है, इन्होंने ये क्या भी हेल्प करते हैं, मतलब कि जो पावर, जैसे अब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद सरकार चेंज हो जाती है। अब जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, परमानेंट माने जाते हैं। ठीक है। उनका टेम्परेरी नहीं होता कि 5 साल बाद कार्यकाल बदल जाएगा। वो क्या होता है, वो परमानेंट होते हैं। तो जब वो परमानेंट है, लेकिन 5 साल बाद सरकार तो चेंज हो जाती है, हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हो जाए, हो सकती है। अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो वो बहुत स्मूथ तरीके से वो पावर को अपने उसमें ले आते हैं, वो ट्रांजैक्शन प्रॉपर बिल्कुल स्मूथली कर देते हैं, वो उसमें भी मदद करते हैं। ठीक है। In this present era of market economy, the role of civil service has transformed from service provider to that of a facilitator and an enabler. लेकिन अब जब हम आज के टाइम की मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, सिविल सर्विसेज का जो रोल क्या होता था कि वो सर्विस प्रोवाइड करना है, उनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, सिटीजन्स को, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन आज वो सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ किस पे ट्रांसफॉर्म हो गया है, एज अ फैसिलिटेटर, सुविधारकता के तौर पे, और एक सक्षमकर्ता, एनेबलर के रूप में वो बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है एज अ फैसिलिटेटर, कि वो कुछ चीज़ों को फैसिलिटेट करे, आगे बढ़ाए, और एनेबलर कि उनको पूरा करने में सक्षम हो, पूरा करे उन चीज़ों को। तो वो उस पर उसका रोल भी ट्रांसफॉर्म हो गया है, जैसे जैसे चेंजेस आए हैं, जैसे जैसे नीड्स इवॉल्व हुई हैं। राइट। Keeping in keeping in mind the needs of present time, flowing suggestions can be made for reforms of the civil services for further strengthening the democracy in India. अब आज का टाइम है, जैसे कि एक इवॉल्विंग है, कि चेंज होता जा रहा है, आज की जो प्रेजेंट नीड्स हैं, ऑब्वियसली जब इंडिपेंडेंस के टाइम से और अभी के में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, हर एक चीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो तब जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के रूल्स थे, या जो भी वो कंप्लायंस उनकी होती थी, वही आज के टाइम पे कारगर साबित नहीं होगी, वो सही नहीं होगी। चेंजेस तो रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट कंडीशंस चेंज होती है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के साथ, कंडीशंस के साथ अपने आप को चेंज करे, बदलाव लेके आए फॉर द बेटरमेंट। तो आज के टाइम के हिसाब से कुछ रिफॉर्म्स सिविल सर्विसेज में भी लाने की ज़रूरत है, कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जाए, लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। राइट। तो वो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या सुधार हमें लाए जाने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज, the civil servants need to develop domain knowledge besides
एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन ब्यूरोक्रेसी। क्या चीज़ है कि एक तो है कि जो आपका काम है, आपको पता है आपका काम क्या है। एक सिविल सर्वेंट है, उनको पता है ऑब्वियसली कि ब्यूरोक्रेसी में है, वो एक ब्यूरोक्रेट है, उनका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका काम क्या है, कितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ है, क्या उनकी कैपेसिटी है। लेकिन वो काम कब कर पाएंगे, जैसे कि उनका काम क्या होता है, पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक डीलिंग, मतलब बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए उनको पॉलिसीज़ क्रिएट करनी होती है, पब्लिक के लिए करना होता है। तो अगर वो काम तो करेंगे, लेकिन जब तक उनको नॉलेज ही नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, वो कनेक्टेड ही नहीं होंगे डायरेक्टली पब्लिक के साथ, उनको पता ही नहीं होगा कि पब्लिक की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तब तक वो प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर ही नहीं पाएंगे, तब तक वो प्रॉपर तरीके से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो किस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको एक प्रॉपर नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है पब्लिक के साथ, राइट। नेक्स्ट इज देयर इज अ नीड टू मैच द पब्लिक सर्विस टू अ ब्यूरोक्रेट्स कॉम्पिटेंस सो एज टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्या चीज़ है कि जो पब्लिक सर्विस है, मतलब जो इस सर्विस की, सिविल सर्विसेज की जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको उस ब्यूरोक्रेट की कॉम्पिटेंस के साथ, उनकी क्षमता के साथ मैच करना ज़रूरी है, ताकि मतलब जो सर्विस है उसके हिसाब से ही ब्यूरोक्रेट को चूज़ किया जाए उस सर्विस के लिए, ठीक है, हर एक सर्विस के लिए। तो उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से ही उनको काम दिया जाए, ताकि राइट जॉब पर राइट पर्सन हो, राइट पर्सन होगा तभी वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ अच्छे से काम कर पाएगा और वो काम फुलफिल हो पाएगा, वो सर्विस प्रोवाइड की जा सकेगी। Next is the gaps where the training facilities are not in time with the current trends have to be identified from time to time so that training could be provided right at the level of induction. अब क्या चीज़ है कि जो ट्रेनिंग जैसे दी जाती है, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो वो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या है कि उनमें कुछ गैप्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि वो पुराने टाइम के, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट इवॉल्व हो रहा है, जो प्रेजेंट टाइम है, आज के प्रेजेंट सिनारियो है, उसके हिसाब से नीड्स चेंज हुई है और सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो उसी के साथ साथ जो ट्रेनिंग भी है वो भी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ही चेंज की जानी चाहिए। वो एक आउटडेटेड पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है जो पहले से चलता आ रहा है, कि जो जो ट्रेनिंग में बताया जाना है, जो जो चीज़ें हैं वही पहले वाली ही चलती आ रही हैं, लेकिन उनको चेंज किया जाना ज़रूरी है। और इंडक्शन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी टाइम पे उनको वही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जो कि ज़रूरी है। टाइम टू टाइम करंट ट्रेंड्स के हिसाब से उसको चेंज किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और चेंज किया जाए, ताकि स्टार्टिंग में ही सिविल सर्वेंट्स को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए बिफोर हैंड ही, बार बार उनके उसी पे दोबारा से ट्रेनिंग सेशन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उससे क्या होगा कि वो सिविल सर्वेंट इतना कैपेबल भी बनेगा, और दूसरी चीज़ वो एक्सपेंडिचर भी बचेगा, दोबारा दोबारा जो ट्रेनिंग पे स्पेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स शुड बी ऑन मेरिट बेसिस एंड पॉलिटिकल पैट्रनेज शुड बी एलिमिनेटेड। इसका क्या मतलब है? अब आप कहेंगे कि जो रिक्रूटमेंट है वो तो मेरिट बेसिस पे ही होता है, कि एग्ज़ाम हेल्ड होता है, 3 हमें फेजेस देखने को मिलते हैं, उसके बेसिस पे होता है। लेकिन कुछ लेटरल एंट्रीज भी हमें देखने को मिलती हैं जो किसके उस पे होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट हमें उसमें देखने को मिलता है लेटरल एंट्रीज में। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको एलिमिनेट, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और हर किसी को मेरिट बेसिस पे ही लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस शुड बी प्रमोटेड। क्या चीज़ है कि जो बहुत एक्सीलेंटली अपनी जॉब को कर रहे हैं, एक्सीलेंट हर वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो प्लेस्ड हैं, उस पोजीशन पे हैं, तो उनको उनको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, कि उनका नाम लाया जाए, कि वो सब सब उनको जाने कि हाँ देखो कितना अच्छा, ताकि और लोग भी उससे मोटिवेट हो, एनकरेज हो कि हाँ ठीक है, हम भी अच्छा काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, सो दैट हमारा भी नेम लिया जाए, ठीक है, हमारा भी नेम हर कोई जानता हो, हमारे नाम से जाना जाए। और दूसरा, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाए, ऐसा उनको पुरस्कार भी दिया जाए, ताकि इससे भी बाकी सिविल सर्वेंट्स को, बाकी ब्यूरोक्रेट्स को एनकरेजमेंट मिले कि हमें भी ये काम करना है और इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके, राइट।
Next is, it is important to address demotivating factors like frequent transfers and arbitrary transfers, a poor work environment, etc. अब अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, अच्छे से अपना काम करे, लेकिन उसी टाइम पे इन चीज़ों का को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डीमोटिवेट करते हैं एक सिविल सर्वेंट को अपना काम करने से, उन फैक्टर्स को देखा जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। जैसे कि जल्दी जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स कर दिए जाते हैं, तो उस पर एक टाइम पीरियड रखना चाहिए कि इतने टाइम से पहले एक प्लेस से एक सिविल सर्वेंट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 ईयर्स रख दिया कि 5 ईयर से पहले अगर फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट अगर महाराष्ट्र में डिप्लॉयड है तो उनको वहाँ से उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिफोर 5 ईयर्स, मतलब महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उनका वहाँ से 5 ईयर से पहले उनका ट्रांसफ़र वहाँ से उस प्लेस से नहीं किया जाएगा। या फिर वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, बेकार वर्क एनवायरनमेंट ना हो, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी काम करना पसंद वहाँ पे नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को भी देखा जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, a statutory body could be created to look into the matters of transfers and promotions based on competence and merit. This will significantly ease the political pressure on civil servants. अब ये जो प्रॉब्लम हमने देखी कि जैसे जो ट्रांसफर्स होते हैं तो उससे वो परेशान रहते हैं सिविल सर्वेंट्स, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इनको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट की जा सकती है जो क्या देखेगी कि जो ट्रांसफर्स होंगे सिविल सर्वेंट्स के या जो प्रमोशन होगा अगर उनका, तो वो किन ग्राउंड्स पे होगा, मतलब वो मेरिट बेसिस पे ही हो, वो ऐसे ही ना हो। क्योंकि अब जो ट्रांसफर्स हमें देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वहाँ पे। तो उनका वो प्रेशर ना हो, उनका कुछ भी ऐसा कुछ वो करप्शन वाला हमें ना देखने को मिले या कोई ऐसी माल एडमिनिस्ट्रेशन ना देखने को मिले, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जो मेरिट बेसिस पे ही ट्रांसफर और प्रमोशन करेगी। Next is, rationalization and harmonization of services is needed. The recruits could be placed in a central talent pool, which would then allocate set candidates by matching their competencies. मतलब कि जो सर्विसेज हैं, पहले सर्विसेज जैसे हमने देख लिया, अच्छा इंडियन सर्विसेज में रिक्वायरमेंट है, अभी इंडियन सर्विसेज में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसके बाद जितने भी पर्सन्स की रिक्रूटमेंट की गई है, जो भी सिविल सर्वेंट्स आए हैं, उनको देखें कि उनका क्या क्या टैलेंट है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी कॉम्पिटेंस है, और उसी के हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए जो उस सर्विस से मैच कर रही हो उनकी कॉम्पिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज, इंडक्टिंग स्पेशलिस्ट्स एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मच नीडेड एक्सपर्टाइज। कि जो सरकार के गवर्नमेंट के जो हायर लेवल्स हैं, जो ऊंचे वाले पद हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट को हायर किया जाए, स्पेशलिस्ट रखे जाएं जो ज़्यादा अच्छे से दे पाए, अपनी एक्सपर्टाइज का यूज़ कर पाए, सरकार उसका यूज़ कर पाए और प्रॉपर तरीके से सर्विस का हम आनंद उठा सके, मतलब सर्विस प्रोवाइड की जा सके प्रॉपर तरीके से, तो उनकी ज़रूरत है। राइट, और ये ज़रूरी नहीं है जैसे अब लेटर एंट्री से यही बोल के लाया जाता है कि भाई स्पेशलिस्ट लाए जा रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, हम उनको ऐसी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वही स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर जो सीनियर हैं वो उस चीज़ से निकल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो वो इतने सालों का, तो वो अपने आप ही कर पाएंगे, वो अपने आप ही स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और मेरिट बेसिस पे भी होंगे, तो वो लेटरल एंट्री वाला पॉलिटिकल पैटर्नेज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो सकती है। नेक्स्ट इज, अ कोड ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टू एम्फेसाइज एथिकल बिहेवियर इन सिविल सर्वेंट्स। अब जो सिविल सर्वेंट्स है वो पूरे नैतिकता से, अच्छे बिहेवियर से, अपनी पूरी वैल्यूज़ को रखते हुए, मॉरल ड्यूटी को रखते हुए काम करें, तो उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स और वैल्यूज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। सिर्फ लाना ही इनफ नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। द सिविल सर्विसेज मस्ट बी मेड सिटीजन सेंट्रिक। सिटीजन सेंट्रिक की जैसे लोगों की ज़रूरतें हैं, जैसे लोग चाहते हैं उसी के हिसाब से ही वो सर्विस प्रोवाइड करे, उसी के हिसाब से ही काम किया जाए, ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, द सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी ट्रेंड इन लेटेस्ट ई टेक्नोलॉजीज फॉर फर्दर डीपनिंग ई गवर्नेंस इन द कंट्री।
अब जैसे हमने बात की थी कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो करंट टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। तो करंट टाइम में क्या हो रहा है, अब जैसे हम ज़्यादा डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं, तो ई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि ई गवर्नेंस गवर्नेंस नहीं ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी भी हमारी कंट्री में डीपन हो जाए, हमारी कंट्री में ही और ज़्यादा अच्छे से गहरा हो जाए। ठीक है, तो उनको उसके लिए भी ई टेक्नोलॉजीज़ के तहत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो ये थे गाइज वो रिफॉर्म्स, वो सुधार जो सिविल सर्विसेज में लाए जाने ज़रूरी हैं, ताकि डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। On the concluding note, to this end of reforming civil services, Mission Karma Yogi is a crucial step, and if implemented effectively, will go far in reforming the civil services in the country. अब एक मिशन कर्मयोगी लाया गया है जो कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने के लिए ही, रिफॉर्म्स लेके आने के ऊपर ही बेस्ड है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है जो ये लाया गया है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो रिफॉर्म्स की ज़रूरतें हैं वो रिफॉर्म्स को ला सकेंगे सिविल सर्विसेज में, हमारी कंट्री में। वो इसके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगा अगर इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।